नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको जो आपका क्लास 12th है, इसका जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, उसका जो पहला चैप्टर था मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, यानी मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये जो है ना, ये गलती से टाइपिंग हो गया तो आप इसको इग्नोर करें। तो आगे जो है मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में बनते हैं आपके CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, CBSE बोर्ड के लिए होने वाला ये चैप्टर हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अभी नहीं देखे हैं, जो हमारा चैप्टर का वीडियो है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो आप उस वीडियो को देखें और उसका जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने जो आपको ये चैप्टर पढ़ाया है वो आप पहले समझें, तब आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर आ जाएगा तो आप इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी कर लोगे, जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है CBSE बोर्ड के लिए। ठीक है, हमारा ये जो कोर्स चल रहा है ये सेशन 2023 और 24 के लिए चल रहा है, जो अभी लेटेस्ट है। तो शुरू करते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूज़र नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, मेरा यूज़र नेम सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो आपके CBSE बोर्ड में आ सकता है इस चैप्टर से, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बताऊंगा। ठीक है, तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, यानी छोटा प्रश्न। छोटा प्रश्न कौन सा हो सकता है? 1 नंबर का, 2 नंबर का, ये होता है छोटा प्रश्न। तो पहले मैं आपको बताऊंगा 1 नंबर का, यानी 1 अंक वाले जो प्रश्न है CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए ज्योग्राफी में, तो वो कौन कौन से हैं इस चैप्टर से। तो आपने चैप्टर जब पढ़ा होगा तो शुरू में ही एक नाम आया था, नियतिवाद, संभववाद और रुको और जाओ विचारधारा। और ये जो विचारधाराएं थी ये किस भूगोलवेता ने दिया था, वो भी नाम इसमें था। ठीक है, तो वही जो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेता ने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत किया है मतलब होता है कि कोई विचारधारा दे देना, किसी के सामने प्रस्तुत कर देना, उसी को कहते हैं प्रस्तुत। ठीक है, तो आपको पता है नवनिश्चयवाद जो विचारधारा था ये दिए थे हमारे ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, इन्होंने जो है ये विचारधारा प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल पता होगा। और जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है आपका कि जननांकीय, एक मिनट, जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है जननांकीय का अध्ययन भूगोल किस शाखा से संबंधित है। यानी मान लो जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत था ये हमें क्या बताता है। तो आप सभी को पता है कि जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत था इसमें टोटल 3 अवस्थाएं थी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो ये हमें जनसंख्या भूगोल के बारे में बताता है, यानी जनसंख्या जो है उसके बारे में हमें जननांकीय संक्रमण सिद्धांत बताता है। तो आपका अगला प्रश्न है वो है, आर्थिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं यानी उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो आपको पता है विपणन भूगोल और पर्यटन भूगोल। पर्यटन का मतलब होता है यात्रा करना। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्षेत्र हैं आर्थिक भूगोल से जुड़े हुए। ठीक है, इनके शाखाएं हैं, इनको हम उपक्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपका अगला प्रश्न है वो है, अध्ययन के उपागम के आधार पर भूगोल में द्वैतवाद की 2 विचारधाराओं के नाम लिखिए। तो आपका पहला है प्रादेशिक। ठीक है, इसको प्रोदेशिक भी बोलते हैं लेकिन इसे प्रादेशिक भी बोलते हैं। और क्रमबद्ध, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी 2 आपके हो जाएंगे। और जो आपका अगला प्रश्न है वो है, उत्तर उपनिवेश युग में अध्ययन का प्रमुख उपागम क्या था। तो आपको पता है प्रादेशिक
विश्लेषण, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। ठीक है, तो ये था हमारा, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। जो आपका अगला प्रश्न है 1 अंक वाले में, वो है भारत में अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का जीवन जो है वो भूगोल को किस विचारधारा को प्रस्तुत करता है। तो आपको पता है पर्यावरणीय निश्चयवाद ये प्रस्तुत करता है इस विचारधारा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था आपका 1 अंक वाला प्रश्न, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो अगर आप ये ध्यान रखोगे, ये एमसीक्यू में आता है ज़्यादातर आप देखोगे, तो ये जो 1 अंक वाले प्रश्न होते हैं ये एमसीक्यू में आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 अंक वाले प्रश्न, यानी 3 अंक वाले आपके प्रश्न आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 3 अंक वाले में आप आराम से नंबर ले सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं होता वो। ठीक है, तो इसमें जो आपका 3 अंक वाले में जो पहला प्रश्न है वो है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, यानी मानव भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताओ एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र भी बताओ। यानी मानव भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल के अध्ययन के जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो मानव भूगोल किसे कहते हैं, भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों, यानी अंदर के जो संबंध है वो, तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। यानी मान लो एक भौगोलिक वातावरण है, ठीक है, भूगोल से जुड़ी हुई, मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है उनके अंतः संबंधों को जब हम अध्ययन करते हैं उन्हीं को मानव भूगोल कहते हैं। यानी मानव मतलब क्या होता है, मनुष्य। ठीक है, और प्रकृति मतलब क्या होता है, पर्यावरण, भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल। तो जब मनुष्य और भूगोल यानी प्रकृति के बीच जो अंतर संबंध है, यानी अंदर जो संबंध है, यानी जो उनके बीच जैसे भी संबंध है, उन संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं उसी को मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, और जो आपका मानव भूगोल के जो अध्ययन क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका है किसी क्षेत्र की जनसंख्या वह उसकी क्षमताओं का अध्ययन। ये भी एक प्रमुख क्षेत्र है मानव भूगोल का। पहले जनसंख्या का अध्ययन करेंगे, फिर क्षमताओं का उनका अध्ययन करके उनका रिपोर्ट निकालेंगे। ठीक है, किसी क्षेत्र से जुड़ी हुई, मान लो कोई क्षेत्र है, उनकी जनसंख्या निकालेंगे ऐसे। तो आपका दूसरा पॉइंट है प्रदेश के संसाधनों के उपयोग और उनके नियोजन का अध्ययन। ठीक है, और जो आपका तीसरा है वो सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, वातावरण समायोजन का अध्ययन, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, यानी मानव भूगोल के अंदर हम किस किस चीज का स्टडी यानी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका अगला प्रश्न है, टोटल मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रियाएं होती है, इन कथन को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में सन 2014 में आ रखा है। यानी अगर आप समझो ये जो 2014 में आ रखा है बोर्ड में, तो क्या पता 2024 में भी आ जाए, क्योंकि देखो क्वेश्चन वही रहता है, सिलेबस वही रहता है, बुक भी वही रहता है। बस मान लो 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, 20वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो 2014 में आ गया। 1 नंबर वाले प्रश्न पे जो है, जैसे मान लो ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये मान लो इस बार नहीं आया 2024 में, क्या पता 2026 में आ जाए, क्या पता 2012 में आ रखा हो, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। इस साल आ गया है तो अगली साल नहीं आएगा। ठीक है, अगली साल आ गया तो इस साल नहीं आएगा। ऐसे मतलब कुल मिला के कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, सिलेबस भी वही रहता है, बुक भी वही रहता है। ठीक है, और जो आपका इस साल सिलेबस है ना, ऐसे ही सेम टू सेम सिलेबस पिछले साल भी था, यानी सेशन 2022 और 23 में भी बिल्कुल सेम सिलेबस था ज्योग्राफी का, और इस साल भी पूरा सेम सिलेबस है ज्योग्राफी का। ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम है। आप हमारे सिलेबस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो, अगर जहाँ भी जिस क्वेश्चन पे आपको बोर्ड एग्जाम लिखा हुआ मिल जाए, मान लो ये क्वेश्चन है ना, इसके आगे लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम 2014, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, सन 2014 में आ रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इस पर ध्यान रख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें पूछ रहा है आपसे कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के जो तत्व हैं उनके मध्य जब परस्पर है उनकी बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती है, तो इन कथन को उपयुक्त उदाहरणों से सहित कीजिए। ठीक है, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य
परस्पर अन्योन क्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। भौतिक भूगोल के विभिन्न लक्षण जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, पदार्थ, जल तथा वनस्पति, ठीक है, और मनुष्य के रहन सहन, यानी मनुष्य जब रहता है, जहाँ रहता है उसका रहन सहन कैसा है, तथा आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हुए प्रकृति मनुष्य के कार्य एवं जीवन को निश्चित करती है और मानव जीवन को निश्चित करती है, तथा जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं इन पे भी आधारित रहती हैं। उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों द्वारा मानव के रोजगार, फसल चक्र, परिवहन के साधन आदि सभी प्रभावित होते हैं। प्रकृति मानव विकास के भरपूर अवसर प्रदान करती है और मानव इस अवसरों का उपयोग करते हैं और विकास अपना करते हैं। ठीक, समझ गए? यानी कोई भी मान लो एक खेत है, उनमें मनुष्य अपना फसल उगाया, फिर उनको काटा और उनको अपने दैनिक कार्यों के लिए प्रयोग किया, ठीक है, अपने निजी कार्य के लिए, तो वो भी एक तरह से भूगोल से संबंधित है, यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे ये तो मैंने आपको बता दिया 4 अंक वाले प्रश्न। अब जो आपका आगे भी आपके पास 4 अंक वाले प्रश्न है, ठीक है, 4 नहीं सॉरी 3 अंक वाले। तो 3 अंक वाले जो आपके प्रश्न है वो ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन फिर भी बन जाते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो है, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, किन्हीं 3 तथ्यों की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल के जो विषय वस्तु हैं उनमें किन्हीं 3 विषय वस्तु का अध्ययन करो, बताओ। ठीक है, तो मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु के 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, भौतिक पर्यावरण, वह मानव जगत के बीच अन्योन क्रियाएं द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तथ्यों का, ठीक है, अध्ययन करना, या तत्वों का या तथ्य का, ठीक है, जिन्होंने मानव को पोषित किया है। ठीक है, धरातल पर रहने वाले समृद्ध मानवीय जगत एवं उनकी क्षमता का अध्ययन करना, ये सभी जो है मानव भूगोल के अध्ययन के विषय वस्तु हैं, जिसके तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं हम। ठीक है, और जो आपका अगला प्रश्न है वो है, ये देखो, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला तरीका हमारा ये है और दूसरा तरीका ये है। ठीक है, इन दोनों तरीके का जो क्वेश्चन बन जाएगा, यानी मान लो ये क्वेश्चन क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, यानी हम अपना भाषा जो है, भाषा शैली, ठीक है, लैंग्वेज बदल सकते हैं। तो देखो, अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ, इस कथन को पुष्टि कीजिए। यानी क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल गया और आंसर भी इसका सेम आएगा। ठीक है, आंसर भी इन दोनों का सेम ही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन आप पढ़ोगे तब उसका समझ में आएगा। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरणों से सही कीजिए। ठीक है, तो जो आपका आंसर बनेगा वो होगा पहला, प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन क्रियाएं की आरंभिक अवस्था में मानव की प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर अत्यंत निम्न था। उस समय सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी, यानी कम थी बहुत ही। और दूसरा आपका पॉइंट बन जाएगा कि इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निशिकय तथा प्रकृति के अनुसार ही मानव स्वयं को ढालता था, यानी मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालता था। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है। ठीक है, विचार को बता रहा हूँ आपको, जो विचारधारा हमारा था। ठीक है, तो आपका अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था। ठीक है, एक तरह से मनुष्य प्रकृति का गुलाम था। इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया था। इस समझ में, यानी मान लो इस सामाजिक और पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है, यानी इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है इस स्थिति को। यानी मान लो ये मनुष्य है और ये पूरा प्रकृति है, इस व्यक्ति ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। यहाँ पे ठंडी है तो ये ठंडी में सहेगा, गर्मी है तो गर्मी में रहेगा। ठीक है, यानी अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया।
बारिश आ रहा है तो बारिश में भीगेगा, नहीं आ रहा तो नहीं भीगेगा, यानी कुछ इसके पास उपाय नहीं है, एक ही उपाय है प्रकृति के अनुसार रहना। ठीक है, तो इसे कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो आगे चलते हैं। आगे आपके बहुत प्रश्न है जो कि 3 अंक वाले हैं, आप ध्यान रखो। आपका अगला प्रश्न है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तथ्यों के परस्पर, ये मैंने आपको बता दिया था अभी। ठीक है, क्वेश्चन वही है, मैंने आपको ये बता रखा है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कथन को प्रभावित कीजिए या प्रमाणित कीजिए या बताइए, समझाइए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, प्रकृति और मनुष्य आपस में जटिलता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी बहुत जटिलता से जुड़े हुए हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आपसी अन्योन्य क्रियाएं द्वारा मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट बन जाएगा कि भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन प्राय रूपकों के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप में, तूफान की आंख, नदी का मुख यानी चेहरा। ठीक है, तो ये सभी एक तरह से बन जाएंगे हमारे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका और है, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या आशय है? यानी मानव भूगोल में जो मानवतावादी विचारधारा है ये किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? ठीक है, तो देखो, मानवतावादी विचारधारा से आशय हमारा यह है कि मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना यानी जो चाहत है वो, ठीक है, कि विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। इसी को कहते हैं मानवतावादी विचारधारा। इसका उदय जो है वो 1970 के दशक से हुआ। दशक का मतलब होता है 10 साल जुड़ जाते हैं इसमें। 1970 का दशक यानी 1970 से लेकर 80 तक का समय 1970 का दशक कहलाता है। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रित यानी एक निशाना रखा गया इन चीज़ों पर, यानी स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, पक्षों पे, इन सब पे बातें चली। ठीक है, यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। यानी ये जो हमारा एक तरह से हमारा जो विचारधारा है ये मनुष्य के क्रियाशील और केंद्रीय जो हमारा समय है या जो परेशानी है उस पर पूरा ध्यान देता है, उसकी पूरी भूमिका का वर्णन करता है ये मानवतावादी विचारधारा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आपके कुछ प्रश्न रह गए हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसको दूसरे लैंग्वेज में भी पूछा जाता है। इसका जो लैंग्वेज है वो बदल सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका वही है, बस पूछने का तरीका यहाँ पर बदल जाएगा। ये क्वेश्चन को हम इस लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है, यानी ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद विचारधारा का एक तरह से उदय किया या दिया। दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास है। इस विचारधारा में जो है दो विचारधाराएं थे हमारे, नियतिवाद और संभववाद। इसके बीच के मार्ग को दर्शाता है नव निश्चयवाद। ठीक है, इसके बीच के मार्ग को दर्शाता है। तो आपका अगर इसी क्वेश्चन को आप समझो, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अब इन दो क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में ना पूछ के इस लैंग्वेज में भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि नव निश्चयवाद की कोई 3 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका 3 है। ठीक है, तो इसका आंसर भी एक ही होगा। इस विचारधारा के जनक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का जो मार्ग है उसको दर्शाता है। दूसरा हमारा पॉइंट बन जाएगा, यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देता है। यानी पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा इस विचारधारा के अंदर, और ये जो है ये पर्यावरण को सुधारेगा, उस पर ध्यान रखेगा तथा उस पर कोई भी आँच नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर है और न प्रकृति का एक तरह से गुलाम है। एक तरह से ना प्रकृति का गुलाम है और ना प्रकृति मनुष्य का गुलाम है। ये बीच के प्रक्रिया को बताएगा नव निश्चयवाद। आपको पता होगा 3 विचारधाराएं थे हमारी, नियतिवाद जिसे हम निश्चयवाद भी कहते हैं, संभववाद और रुको और जाओ विचारधारा या फिर नव निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, 3 विचारधारा ने आपको मैंने बताया था।
अगर आप वो समझ चुके हो तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। आपका अगला प्रश्न है या आपका अगला पॉइंट है, प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों को समझना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, तभी मनुष्य जो है पर्यावरण पे जो है विजय हासिल कर सकता है। ठीक है, यानी एक तरह से ये बीच का मार्ग बताता है। ठीक है, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, कैसा है और कैसे होना चाहिए। ठीक है, प्रकृति देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं पर ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, उदाहरणार्थ औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय अति दोहन से बचना। यानी कुल मिला के इसमें यह है कि मनुष्य को अपना विकास करने के लिए प्रकृति के नियमों को समझना पड़ेगा, तभी वो मनुष्य अपना विकास कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपका आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 5 अंक वाला प्रश्न आएगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, यानी टेक्नोलॉजी का विकास कैसे होगा। ठीक है, यानी मान लो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो उसमें प्रकृति का क्या हिस्सेदारी है, इसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके कारण क्यों हो सकता है टेक्नोलॉजी का विकास। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट है प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है ना वो किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास जो है उसका बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ा भूमिका है इसका टेक्नोलॉजी का। और जो आपका दूसरा पॉइंट है वो है मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है, यानी टेक्नोलॉजी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में हमारी बहुत ही सहायता की है। ठीक है, बहुत सहायता की है। आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है डीएनए तथा अनुवांशिकी के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। ठीक है, वायु गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वाहन का निर्माण किया गया। ठीक है, प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण पर एक तरह से का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार मनुष्य अपना टेक्नोलॉजी की सहायता से ही या फिर प्रकृति को समझने के बाद ही टेक्नोलॉजी का विकास कर सकता है। क्यों कर सकता है तो मैंने आपको बता दिया, ये सभी पॉइंट इसी चीज़ को दर्शाते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे आपका कुछ प्रश्न है। आपका प्रश्न है ये 5 नंबर वाला है जो आपका आ सकता है। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। तो आपका क्या आंसर होगा, देखो प्रकृति है तथा मानव के प्रयास है, ये दोनों छाप जो है इनका यहाँ पे जो भूमिका है वो क्या है। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा प्रकृति अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल, और मानव उनका उपयोग करता है, बिल्कुल। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, यानी मनुष्य प्रकृति का गुलाम था, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि प्रकृति मनुष्य का गुलाम हो चुका है। कैसे, तो पहले कूलर, मान लो पहले प्रकृति है, मान लो बारिश होता था पहले तो मनुष्य जो है बारिश में भीगता था, लेकिन अब बारिश होता है तो मनुष्य बारिश में नहीं भीगता, वो घर में रहता है, यानी उसने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। इसी को कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति मानव के ऊपर रह जाना, उतर जाना। ठीक है, ठीक है, तथा प्रकृति का, यानी मान लो प्रकृति पर जो मानव प्रयास थे इसकी छाप पड़ने लगी। ठीक है, यानी कुछ ऐसे समय आ गए जब ऐसा लगने लगा कि अब प्रकृति का मानवीकरण हो चुका है, प्रकृति मानव के अनुसार ढला या फिर ढाला जा रहा है। ठीक है, कैसे कैसे पता चला, तो पहले हमारा पॉइंट ये बन जाएगा इन सभी कारणों से जो है ऐसा लग रहा था कि आप मनुष्य जो है वो प्रकृति का गुलाम नहीं रहेगा। क्या पॉइंट है, तो देखो तरंगित पहाड़ियों पे या फिर में तरंगित पहाड़ियों में चढ़ाव का प्रयोग करना या उपयोग। ठीक है, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, अंतरिक्ष में उपग्रह। ठीक है, यानी मान लो अंतरिक्ष में उपग्रह का जो आना जाना है या फिर वहाँ का सामान यहाँ आना या फिर वहाँ तक जाना। ठीक है, कृषि नगर पुलों का निर्माण करना, यानी कृषि का निर्माण हो गया, कृषि होने लग गया, खेती होने लग गया,
नगर का निर्माण हो गया, ठीक है, पुल बनने लगे बहुत सारे, ऊपर ऊपर जो है नदी के किनारे किनारे पुल बनने लग गए, ठीक है। तो इन सभी कारणों से हमको ऐसा लगने लग गया कि अब प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है वो है कि भूगोल में भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपक या रूपकों के रूप में किया जाता है। उदाहरण देकर कथन की व्याख्या कीजिए। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है और इन्हें समग्रता में देखा जाता है। भूगोल में मानवीय और भौतिक दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम यह देख सकते हैं कि तूफान की आंख, नदी के मुख, हिम नदी के ग्रोथ, ठीक है, इन सभी कारणों से जो है एक तरह से हो सकता है, ठीक है। प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है, जैसे हम अपनी जन्मभूमि को चाहते हैं या मानते हैं। और आपका जो अगला पॉइंट है वो है सड़कों, रेल मार्गों के जाल को परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये भी आपका अगला पॉइंट बन सकता है। तो कुल मिला के 1, 2, 3 और 1 4, 1 5 पॉइंट बन गए। तो ऐसे आपका अगला प्रश्न बन जाएगा। तो टोटल आपके मैंने आपको 1 अंक वाला, 2 अंक वाला, 1 अंक वाला, 3 अंक वाला और 5 अंक वाला, ये तीनों मैंने आपको प्रश्न बता दिए, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट और हमारे चैनल का जो लोगो है वो ये है, ठीक है। एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट का मतलब होता है एनसीईआरटी अध्ययन बिंदु, यानी ऐसा मुख्य केंद्र जो एनसीईआरटी को स्पष्ट करे, उसको पढ़ाए, वो उसको बताए, उसी को कहते हैं एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो, जिसमें मैंने आपको जो आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर था मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है, ठीक है। तो कल हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जो आपका जनसंख्या वाला है। उसमें मैं आपको उस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।